नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आस पड़ोस। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेबरहुड, या फिर एक इसी से रिलेटेड और टॉपिक है जो आस पड़ोस से ही जुड़ा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं एथनिक इनक्लेव या जातीय या नर जातीय परिक्षेत्र। तो इन दो टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, समुदाय से रिलेटेड हैं। तो इससे पहले एक सूचना है कि अगर आप ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। आपको वहां लगभग सभी बुक्स है जो वो कोटा ओपन की है, उत्तराखंड ओपन की है, इग्नू की है, वो आप फ्री में डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। ऐप का नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है। इसका लिंक ऐप का प्ले स्टोर से आप इस नाम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पर हमारी पेड क्लासेज भी होती है। तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे हम समय समय पर महत्वपूर्ण सूचना शेयर करते रहते हैं और जो करंट्स के मुद्दे होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो ये ऐप है और टेलीग्राम दोनों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डॉक्टर मैनपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से, और अभी हम चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है पड़ोस या आस पड़ोस। पड़ोस किसको नहीं जानता, सबके अपने पड़ोसी होते हैं। तो लगभग वही पड़ोस है जिस पड़ोस में हम रहते हैं, हमारा पड़ोस होता है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो हमारा पड़ोस होता है। और उसी पड़ोस का समाजशास्त्र में क्या रोल रहता है, नगरीय समाजशास्त्र में पड़ोस की क्या भूमिका रहती है, इन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन है वो इससे पूछ लिया जाता है। तो पड़ोस है वो कैसे बनता है। नगरीय क्षेत्र में गांव की बजाय पड़ोस थोड़ा सा भिन्न होता है, और जब गांव से व्यक्ति कोई नगर में आता है तो वो कहां पर अपना घर बनाता है, उसके घर बनाने में उस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो पड़ोस किससे बनता है? तो पड़ोस आमतौर पे एक क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक संपर्क से उत्पन्न होता है। C.H. कुल्ले ने भी पड़ोस को परिवार के समकक्ष रखा है कि परिवार के बाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो पड़ोस है, वो पड़ोसी होते हैं। और हम भी आमतौर बोलचाल भाषा में कहते हैं कि पड़ोसी ही सबसे पहले काम आता है। हो सकता है परिवार के लोग हैं वो दूर रहते हो, तो जब भी कुछ मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम पड़ोसी को आवाज लगाते हैं, पड़ोसी हमारे पास आता है। तो पड़ोस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सामाजिक जीवन में। तो समाजशास्त्र में किस प्रकार से पड़ोस का हम अध्ययन करते हैं, तो इसको लेकर अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार है वो रखे हैं। अगर इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो 1929 के अंदर क्लेरेंस ए पेरी ने, C.A. पेरी ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई नेबरहुड यूनिट शब्दावली का प्रयोग किया। किसने? पेरी ने। तो ये महत्वपूर्ण है। यहां से एक अवधारणा के रूप में नेबरहुड की अवधारणा है वो उभर कर आती है। और इसमें मुख्य रूप से हम नगरीय समाजशास्त्र के अंदर हम पड़ोस का अध्ययन करते हैं, क्योंकि गांव तो सारा का सारा पड़ोस के स्वरूप ही होता है, लेकिन नगर में सारे के सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे गांव में सभी एक लोग दूसरे को जानते हैं, उसी प्रकार से पड़ोस नगरों के अंदर महत्वपूर्ण है। तो शिकागो संप्रदाय है जो कि नगरीय समाजशास्त्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है, तो वो नेबरहुड की चर्चा भी करता है। रॉबर्ट लिंड ने, इनकी पुस्तक है मिडिल टाउन, उसमें भी पड़ोस पर चर्चा है काफी विस्तार से की है। तो पड़ोस का अर्थ क्या है? अगर हम इसको
एक लाइन में परिभाषित करना चाहेंगे तो यही कहेंगे कि नगरों से सटे उन इलाकों से पड़ोस बनता है जिनकी एक समान जीवन शैली होती है, जिनकी एक समान जीवन शैली होती है। अब पड़ोस कितना बड़ा हो सकता है? पड़ोस पड़ोस रहता है। पड़ोस हमारे घर का पड़ोस हो सकता है, हमारे पड़ोसी गांव हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी नगर हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी देश हो सकते हैं। तो पड़ोस की उदाहरण है वो एक यूं कहें कि सापेक्षित है भी, कितनी बड़ी होगी, किन किन को हम अपना पड़ोसी मानते हैं। तो एक विचारधारा है जो मानती है कि पड़ोस जो मुख्य नगर होता है, जो मुख्य नगर होता है तो उसके पास जो आसपास में उपनगर होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली एक समान नहीं होती है। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो एक परिभाषा तो ये हो जाती है कि एक नगर के आसपास जो उपनगर है वो पड़ोस की अवधारणा को बनाते हैं। दूसरी होती है कि एक साझा पहचान होती है पड़ोसियों की, एक समान जनसांख्यिकी की भावना होती है। समान जनसांख्यिकी की भावना होती है। जब मैं बात करता हूं कि कोई नगर से व्यक्ति गांव में आता है तो वो कहां अपना निवास बनाना पसंद करेगा? वो वही निवास बनाना पसंद करेगा जहां उसकी बिरादरी के, उस क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे वो पड़ोस होता है। तो फिर उनकी जो जीवन शैली है, जो जनसांख्यिकी है, यानी वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनका रहन सहन वो लगभग एक जैसा होता है, साझा होता है। हाँ, आजकल जो पड़ोस है उसमें ये चीजें सारी फिट नहीं बैठती है, तो इसका जब हम आलोचना करते हैं तब हम उसको लेते हैं। तो एक बार पड़ोस को समझ लेते हैं, फिर पड़ोस की क्या स्थिति है वर्तमान के अंदर उसको देखते हैं। वैसे देखो, समुदाय का अध्ययन जब हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समुदाय का स्थान है वो पड़ोस ले रहा है। नगरीय समाज में समुदाय का स्थान है वो कौन ले रहा है? पड़ोस ले रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि नगर इतने बड़े हो गए हैं कि एक दूसरे के साथ संपर्क रखना संभव ही नहीं है, अध्ययन करना भी संभव नहीं है, उनमें समानता खोजना भी संभव नहीं है। तो इस वजह से अब सामाजिक जीवन में नगर की बजाय पड़ोस है वो महत्वपूर्ण होने लगा है। लुईस ममफोर्ड ने क्या कहा कि प्रतिवेश या पड़ोस को एक प्राकृतिक तथ्य है। पड़ोस एक प्राकृतिक तथ्य है जो तब अस्तित्व में आता है जब कोई जनसमूह किसी क्षेत्र में रहने लगता है। कोई जनसमूह किसी क्षेत्र में रहने लगता है तब पड़ोस अस्तित्व में आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जिस समुदाय की बात कर रहे हैं तो ममफोर्ड है वो समुदाय और पड़ोस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से वेलमैन और लिगटन ने अपनी पुस्तक नेटवर्क्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटीज, देखो तीनों अवधारणाएं एक जैसी लगती है। नेटवर्क यानी संबंध, नेबरहुड और कम्युनिटीज। तो इसमें कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति पड़ोस के समाजशास्त्र की रही है। नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, फिर नगरीय समाजशास्त्र हम किसे कहेंगे? उसकी प्रकृति पड़ोस के समाजशास्त्र की रही है और सामुदायिक अध्ययनों का स्थान है वो पड़ोस के अध्ययनों ने ले लिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ज्यादा रहती है। किन्नर्स और पार्किंग्स क्या कहते हैं कि पड़ोस एक छोटी इकाई का आवासीय क्षेत्र है जो आपके घर के चारों तरफ पैदल दूरी से तय हो सकता है। पड़ोस एक छोटी इकाई है, छोटी आवासीय इकाई है जो आपके घर से चारों तरफ पैदल दूरी से तय हो सकती है। तो जिस पड़ोस की हम बात करते हैं आमतौर पे वो पड़ोस ये अवधारणा से, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। पड़ोस यानी जब हम किसी के घर में पैदल चल के जा सकते हैं, यानी 5-7 मिनट के अंदर पहुंच जाएं। अगर उससे ज्यादा है तो फिर हम
बाइक वगैरह या अन्य साधन निकालते हैं, फिर वो पड़ोसी नहीं होता है, वो कुछ जानकार बन जाता है, वो पड़ोसी नहीं रहता है, जानकार होता है लेकिन इस प्रकार का गहरा जानकार होता है कि वहां हम पैदल ही जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पड़ोस है वो 2-3 किलोमीटर तक, अधिकतम 2-3 किलोमीटर, या कहें कि 1 किलोमीटर। मैंने कहा कि ये सापेक्षित है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पैमाना है कि इससे ज्यादा वो पड़ोस नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक अंत में उधर सारा का सारा पड़ोस इधर बन जाए, इधर उनका लास्ट मकान हो। तो ये जो हम जिस पड़ोस को समझते हैं वो परिभाषा ये है कि पड़ोस एक छोटी इकाई का आवासीय क्षेत्र है जो आपके घर के चारों तरफ पैदल दूरी से तय होता है। अर्नोल्ड विटी के अनुसार परिवेश को नियोजित और एकीकृत नगरीय क्षेत्र के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है। नियोजित और एकीकृत नगरीय क्षेत्र के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है जो विस्तृत समुदाय का भाग होता है और बेहतर सुख सुविधाएं होती है, बेहतर सुख सुविधाएं होती है। तो यानी एक नगर है, बहुत बड़ा नगर है, उसकी अलग अलग कॉलोनियां हैं। अगर कॉलोनी छोटी है, बहुत छोटी है, तो वो जैसे इतनी है तो वो पड़ोस की भूमिका में आ जाएगी। अगर कॉलोनी बहुत बड़ी है, उसके ब्लॉक होते हैं ABCD 4 ब्लॉक है, तो ये पड़ोस में आ जाएगा। तो पड़ोस है वो बहुत बड़ी इकाई नहीं है। पड़ोस यूं कह सकते हैं कि जहां पर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और जहां पे एक दूसरे से पैदल दूरी तय की जा सकती है, तो ये पड़ोस है। और बेहतर सुख सुविधाएं तो देखो कोई जरूरी नहीं होती है बेहतर सुख सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हो, लेकिन प्रयास रहता है कि पड़ोस में अच्छी सुविधाएं होती है, सारे लोग मिलकर, जैसे सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी है वो एक पड़ोस का अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो पेरी की अगर बात करें तो पेरी प्रारंभिक विचारक हैं जिन्होंने पड़ोस पे चर्चा की है। तो ये कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि सर रेगुलर क्लासेज है वो नहीं हो पाती है। देखो रेगुलर क्लासेज है वो नहीं हो पाती है, इसके पीछे कारण भी है कि बहुत सारे जिम्मेवारियां रहती है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो उनमें ड्यूटियां लग जाती है, तो 19 तारीख तक संभव नहीं हो पाता है। तो बीच में जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश रहती है कि वीक में एक क्लास तो जरूर हो, और ऑनलाइन रूबरू हो तो उसका आनंद ही अलग रहता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि टाइम ऐसा नहीं होता है। शाम का वक्त होता है वो ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उस टाइम चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए ऑनलाइन नहीं होता है। फिर भी इतना जरूर कह सकता हूँ कि जितनी मैं क्लासेस कराता हूँ तो अगर टाइम मिले तो आप उनको देख लीजिए, नहीं देखें तो जितना मैं कंटेंट किसी क्लास में करवाता हूँ उतना कंटेंट आपको कहीं एक बुक में, कहीं आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि जो टॉपिक करवाऊँ उसको पूरा का पूरा कराऊँ, उसमें एक भी चीज़ ना बचे, तो ये मेरी कोशिश रहती है। तो आप कोई भी टॉपिक्स देखोगे तो उनमें कंप्लीट मिलता है, ना कि अधूरा मिलता है। तो पेरी के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने न्यूयॉर्क के जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें भाग लिया था, और सर्वप्रथम 1929 के अंदर परिवेशी इकाई की प्रारंभिक जो जनक थे इस अवधारणा के, हम इनको मान सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये पड़ोस की अवधारणा, पड़ोस वैसे होता है, लेकिन यहां पे जिस पड़ोस की बात की जा रही है ना, वो संगठित पड़ोस की बात की जा रही है। नोट करना, संगठित पड़ोस की। आजकल तो क्या होता है कि पड़ोसी पड़ोसी को जानता ही नहीं, फ्लैट सिस्टम होता है, ऊपर कौन रहता है नीचे कौन रहता है एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो पड़ोस होकर भी ये पड़ोस नहीं है। क्योंकि हम समाजशास्त्र में क्या मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अगर उनके बीच में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पड़ोस समाजशास्त्रीय रूप से सामाजिक पड़ोस नहीं है, एक वो भौगोलिक पड़ोस बनकर रह जाता है। पड़ोस वो होता है जो एक दूसरे में सहयोग की भावना होती है, जो सोसाइटी होती है या कुछ
कॉलोनी होती है तो उसमें पानी की सुविधा करवानी है तो सारे के सारे एक साथ सहयोग करते हैं, कुछ संगठन बना लेते हैं, कुछ आर्थिक सहयोग करते हैं। तो उस प्रकार के पड़ोस की बात है वो की जा रही है। एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, कोई सब सामाजिक सरोकार होता है तो उसमें सारे के सारे शामिल होते हैं। उस पड़ोस की बात है वो पेरी के द्वारा कही जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि समुद्र से होने वाले नुकसानों से समुदाय को, कम्युनिटी को बचाने के लिए इसकी शुरुआत है वो हुई थी। इसे एक साधन के रूप में देखा गया था। अभी भी मैं कल ही न्यूज में पढ़ रहा था कि समुद्र से बचने के लिए एक उस समुदाय के लोगों ने बीच में मिट्टी का पहाड़ बना दिया ताकि जब ज्वार भाटा आए तो उनके घरों को हानि ना पहुंचाए। तो वो पड़ोस इसकी बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं इसकी शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, न्यूयॉर्क से हुई थी। इनकी पुस्तक है रिलीजन प्लान ऑफ न्यूयॉर्क एंड इट्स एनवर्स। इसमें ये कहते हैं और 6 सिद्धांत बताते हैं पड़ोस के भी, एक पड़ोस में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि पड़ोस के अंदर स्कूल होना चाहिए, मनोरंजन के केंद्र होने चाहिए, बाजार होना चाहिए छोटा मोटा जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, सड़कें और गलियां हैं वो होनी चाहिए, एक सामुदायिक कार्यक्रम के लिए स्थान होना चाहिए, पार्क होना चाहिए जहां पर वो बैठकर एक दूसरे की समस्याओं को या उस पड़ोस की समस्याओं पे चर्चा कर सकें, जिसे फेरी ने क्या नाम दिया है, सार्वजनिक मिलन केंद्र। सार्वजनिक मिलन केंद्र नाम दिया है। इसके आलोचक कहते हैं कि आजकल ऐसा संभव है ही नहीं, व्यवहारिक ही नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मिले और कोई स्थान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इनकी बातों में भी सच्चाई है, लेकिन ये सार्वजनिक मिलन केंद्र की बात करते हैं जहां पर सब एक स्थान पे लोग बैठकर बातें कर सके। जेराल्ड स्टल्स ने निर्धन पड़ोस का अध्ययन किया है। इनमें कहते हैं कि जातीय समुदायों के बावजूद बाहरी आक्रमण के प्रति पड़ोस की प्रतिक्रिया एकता या एकजुटता वाली होती है। जातीय समुदायों के बावजूद भी एक पड़ोस के अंदर, जब नगरीय पड़ोस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही जाति के लोग, एक ही नर जाति के लोग निवास करें, करते हैं पड़ोस में, कोशिश भी रहती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये कहते हैं कि जातीय समुदायों के यानी विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हुए भी पड़ोस है वो बाहरी आक्रमण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करता है, उनकी प्रतिक्रिया एकजुट वाली रहती है, सब एक हो जाते हैं। तो स्टल्स इसे कहते हैं प्रतिरक्षित पड़ोस। इस पड़ोस को स्टल्स क्या कहते हैं, प्रतिरक्षित पड़ोस। तो वर्तमान में उपनगरों के अध्ययन में पड़ोस की अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है। जो स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी, मैंने क्या कहा, पड़ोस एक सापेक्षित अवधारणा है। हम पड़ोस को देशों तक ले जा सकते हैं। तो यहां पे जो पड़ोस की बात जो फेरी कर रहे थे वो अलग पड़ोस की बात कह रही थी। आजकल जो पड़ोस की बात की जा रही है वो एक नगर होता है और उसके पास जो उपनगर होते हैं उन उपनगरों को पड़ोस कहा जाता है। उपनगरों को पड़ोस के तौर पे प्रयोग है वो किया जाता है, या पड़ोस की अवधारणा में इनका प्रयोग किया जाता है। एंथनी किंग के अनुसार आज पूरी दुनिया में अनेक नगरों में सिर्फ उपनगर है, सिर्फ उपनगर ही नहीं है, सॉरी, अपितु अधिनगर, भूमंडलीय नगर, ग्लोबर्स या ग्लोबल सिटी जिसे कहते हैं, ग्लोबल नगर किसे कहते हैं, वैश्वीकृत नगर कहते हैं, भूमंडलीकृत नगर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि पड़ोस में केवल ये नहीं है उपनगर है, बल्कि ऐसे ऐसे नगर बन गए हैं जिनको हम भूमंडलीकृत नगर कह सकते हैं। शॉर्ट में इनको बोलते हैं ग्लोबर्स या सुपरबर्स, यानी सुपर नगर, सुपर सिटी। और जब पड़ोस की बात करते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पड़ोस में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है
पड़ोस के अंदर एक ही जाति के लोग भी रह सकते हैं। तो एंथनी किंग जिन्होंने ये बात कही, तो इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, नरजातीय उपनगर की अवधारणा का प्रयोग किया इन्होंने, जिसको बोलते हैं एथनोब्रब। एथनोब्रब, ये एथनोब्रब है वो वेई ली की अवधारणा है। तो वेई ली की अवधारणा है एथनोब्रब या नरजातीय उपनगर। इस अवधारणा का प्रयोग भी इन्होंने किया है और साथ में कहा है कि ये है जो बहुजातीय समुदाय है, पड़ोस है वो बहुजातीय समुदाय है, फिर भी उसमें एक नरजातीय अल्पसंख्यक समुदाय वो अधिक होता है, लेकिन कोई बहुसंख्यक नहीं होता है। ये कहता है कि पड़ोस के अंदर एक समुदाय ऐसा होता है जो हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हो, लेकिन उस एक पड़ोस के अंदर वो केंद्रीकरण होता है, यानी प्रत्येक पड़ोस के अंदर कोई एक ऐसा समूह होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुसंख्यक नहीं होगा। मतलब सारा का सारा वो नहीं होगा। तो ये नगरीय पड़ोस की बात है, वो एंथनी किंग बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पड़ोस के अंदर एक ही प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इसी प्रकार से टेक्नोबर्ग या तकनीकी उपनगर की बात भी आजकल है वो की जा रही है। इसका अध्ययन है वो किंग, सिल्वरस्टोन और रॉबर्ट फिशमैन ने किया था। तो इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया? टेक्नोबर्ग या तकनीकी उपनगर। तो ये तकनीकी रूप से मुख्य नगर से जुड़े हुए होते हैं। जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सिटीज है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, इनकी बात है वो इनके द्वारा कही जा रही है। आगे है किसर और तुर्कोलू के अनुसार पड़ोस जैसे सामाजिक रिश्ते और पारिवारिक रिश्तों में सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक नेटवर्क माना जा सकता है। ये कहते हैं कि पड़ोस जैसे सामाजिक रिश्ते हैं, उनमें सूक्ष्म स्तर का सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क माना जा सकता है। और ये जो पड़ोसी के रिश्ते होते हैं वो बुनियादी स्तर पर उस पड़ोस के, उस समुदाय की सुरक्षा और समर्थन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी जो पड़ोस होता है वो एकजुट रहता है, तो वो अपने, जैसे होता ना कि एक पड़ोस है या एक मोहल्ला है, वो मिलकर एक चौकीदार रख लेते हैं, और वो चौकीदार क्या करता है? उस पूरे समुदाय की या उस पड़ोस की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से पड़ोसी मिलकर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ब्रोवर के अनुसार व्यक्ति को अपने स्तर के पड़ोस में रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने स्तर के पड़ोस में रहना चाहिए। ब्रोवर ऐसी बात कहते हैं। तो सबकी कोशिश यही रहता है कि सब अपने जैसे ही पड़ोस में रहना चाहते हैं, सारे के सारे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है और भिन्न पड़ोस में भी रहना पड़ता है। जैसे कोई किसी क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसके जैसा अपना कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे वो उनके जैसा हो जाता है। तो ब्रोवर कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जैसे लेवल में, अपने लेवल में, जैसे अगर मध्यम वर्ग है तो मध्यम वाले पड़ोस में रहना चाहिए, उच्च वर्ग है तो उच्च वर्ग वाले पड़ोस में रहना चाहिए। तो इन्होंने पड़ोस की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। ब्रोवर ने पड़ोस की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है: प्रतिबद्धता, इन्वायरमेंट और विकल्प पूर्णता। ये 3 विशेषता इन्होंने बताई है कि पड़ोस कैसा होना चाहिए, पड़ोस की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अमेरिकी समाजशास्त्री है विलियम जूलियस विल्सन, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। इनकी पुस्तक है देयर गोज द नेबरहुड, रेशियल, एथनिक और क्लास टेंशंस। अब ये सारे के सारे पड़ोस से जुड़े हुए हैं। रेशियल यानी नरजातीयता, इसी प्रकार से प्रजाति, नरजातीयता और वर्ग, प्रजाति, नरजाति और क्लास यानी वर्ग, तनाव। तो इन पे इस पुस्तक में
और इनकी एक पुस्तक और है। इन दोनों पुस्तकों में ये पड़ोस की भूमिका पे चर्चा करते हैं। दूसरी पुस्तक है गुड किड्स इन द बैड नेबरहुड्स, गुड किड्स इन बैड नेबरहुड्स। तो ये पुस्तकें हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक नेट के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पुस्तकों से पूछे जाते हैं। तो गुड किड्स इन बैड नेबरहुड, सक्सेसफुल डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टैक्ट में कहते हैं कि कुछ समय से गरीबी का अनुभव गरीब परिवारों के लिए अधिक हानिकारक है। 20वीं शताब्दी में आस पड़ोस की संरचना यानी पड़ोसी की संरचना में बदलाव का कारण इस कारण से हुआ है कि जिस परिवार में ज्यादातर गरीब निवास करते हैं तो उस क्षेत्र में अन्य भी गरीब आकर निवास करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से अमेरिकी समाजशास्त्री सैमसन और उनके सहयोगियों ने पड़ोस के भीतर सामूहिक प्रभावकारिता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से पड़ोस के जो वयस्क सदस्य हैं वो आपस में मिलजुल कर जो उनके सामान्य लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत में पड़ोस की बात करें तो भारत के अंदर पड़ोस है वो मुख्य रूप से गांवों के अंदर प्रभावी माना जाता है, प्राथमिक समूह में प्रभावी माना जाता है और इस कारण से नगरीय समाजशास्त्र में भारत के अंदर ज्यादा अध्ययन नहीं हुए हैं। दीपांकर गुप्ता ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नगरीय परिवेश को समझने का प्रयास है वो किया है। इसी प्रकार से तारा विश्वनाथ ने भी नगरीय क्षेत्र है उनसे बाहर जो पड़ोस बन रहे हैं, आजकल जो शहरों के अंदर कॉलोनियां बन रही है, सोसाइटीज बन रही है, उनके बारे में किया है। लेकिन अभी एक नई अवधारणा है और भारतीय समाज में ये अधिक समाजशास्त्र में ये अधिक इसमें अध्ययन नहीं हुए हैं। तो समकालीन समय में अगर हम पड़ोस की बात करें तो आजकल पड़ोसी को नहीं जानता है। पड़ोस का महत्व समाप्त हो गया है और इसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है। आज फेसबुक पे व्यक्ति है वो फेस टू फेस बात नहीं करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में मिलना आता है, वो उसके फेस के सामने बैठा है तो उसकी नज़र में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया में जो फेसबुक पे उसका फ्रेंड है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वजह से आजकल पड़ोस का महत्व है वो समाप्त होता जा रहा है। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से जब इनमें फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अब पड़ोस के बजाय जो दूर बसे लोग हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो धीरे धीरे पड़ोस का महत्व समाप्त होता जा रहा है और पड़ोस की जो पहचान है, पड़ोस की जो एकता है, वो सब समाप्त होती जा रही है। तो पड़ोस से ही रिलेटेड एक चीज और है जिसको हम समुदाय कह सकते हैं। पड़ोस एक छोटा समुदाय है, पड़ोस एक छोटा समुदाय है, लेकिन जब पड़ोस के अंदर या समुदाय है जिसमें एक ही प्रजाति के लोग निवास करते हैं तो उसको बोलते हैं जातीय परिक्षेत्र, एथनिक इनक्लेव। तो ये एक सघनता वाला भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है। क्या होती है? विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है। शहरों के अंदर होता है कि एक जाति के लोग रहते हैं या एक प्रजाति के लोग रहते हैं तो उसकी पहचान अलग होती है। जैसे उनके नाम पे पड़ जाते हैं, हम पड़ोस को मोहल्ला बोलते हैं, तो जाति के नाम पे बोल देते हैं कि ब्राह्मणों का मोहल्ला, वो फलाने धर्म का मोहल्ला, इस प्रकार से। तो उनकी क्या होती है? एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। तो इस प्रकार से एक विशेष जातीय समूह के निवास स्थान को, एक विशेष जातीय समूह के निवास स्थान के लिए जातीय परिक्षेत्र या
एथनिक इनक्लेव की चर्चा की जाती है। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है कि भारत के अंदर जो पारसी लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है वो असुरक्षा से ग्रसित रहता है। वो उन्हीं के पास में अपना मकान बनाना पसंद करता है जहां पे अन्य लोग रहते हैं। तो बंबई के अंदर जो पारसी लोगों की बस्तियां हैं इनको बोलते हैं बाग। क्या बोलते हैं? बाग बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एथनिक इनक्लेव का। अगर विशेषता की बात तो यही करते हैं तो यही है कि इनमें सांस्कृतिक जो अंतर होता है अन्य क्षेत्रों से, वो सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश है वो की जाती है। तो ये आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। डगलस ने इसके बारे में कहा कि जो ये एथनिक पहचान है तो उसमें ज्यादातर होते हैं वो प्रवासी होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? प्रवासी होते हैं। प्रवासी नेटवर्क, यानी एक नगर के अंदर किसी एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, दूर से कोई अगर व्यक्ति आएगा तो वो उस नेटवर्क की सहायता से क्या करता है? वहीं निवास करता है। तो ये इस प्रकार से प्रवासियों के लिए क्या है? सामाजिक पूंजी बन जाती है। अगर बाहर से लोग जाता नहीं, कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? उसी स्थान पर रहते हैं जहां पर भारतीय लोग ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान के लोग जाएंगे तो वो उसी स्थान पर रहेंगे जहां पे पाकिस्तानी लोग ज्यादा रहते हैं। तो उसका नेटवर्क का बड़ा योगदान होता है। वही उनको बुलाते हैं कि आप यहां आ जाइए। तो इस प्रकार से वो उनकी सामाजिक पूंजी बन जाती है और उनको मूर्त संसाधनों में बदला जा सकता है। तो प्रवासी नेटवर्क बनाते हैं और उन्हीं की वजह से यह संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से समान स्थानों पर प्रवासी है वो आकर्षित होते हैं। अब इनक्लेव अर्थव्यवस्था परिकल्पना, यानी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र की एक जैसी होगी। ज्यादातर जाएंगे ड्राइवर होंगे तो वो अपने को जो लोग आएंगे, प्रवासी लोग आए, उनको किस में डालेंगे? वो उनको ड्राइवरी लाइन में ही ढालने का प्रयास है वो करेंगे। तो कुछ अध्ययन है, ज्यादा नहीं है। एक पोर्ट्स एंड विल्सन ने क्यूबा के जातीय इनक्लेव का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि ऐसे इनक्लेव में जो प्रवासियों को मेजबान समाज के भीतर आर्थिक गतिशीलता के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। यानी प्रवासी लोग होते हैं, उनकी ज्यादा पहचान नहीं होती है, तो इस प्रकार के इनक्लेव, इस प्रकार की जातीय क्षेत्र में प्रवासी व्यक्ति को मेजबान समाज में आर्थिक गतिविधियों के लिए मार्ग प्रदान करती है। एक बार कोई ना कोई व्यवसाय शुरू करने में योगदान देती है। और इसकी पहचान होती है कि जो भी लोग होते हैं, प्रवासी लोग होते हैं, उनकी क्या होती है? एकाग्रता होती है, वो एक जैसे होते हैं। उनमें जो आर्थिक माहौल है उसको बढ़ावा मिलता है और एकीकरण करके वो सारी सुविधाएं मिलती है जो कि अन्य क्षेत्रों में एक व्यक्ति को नहीं मिल सकती। तो केवल आर्थिक सुरक्षा ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए जो नरजातीय क्षेत्र हैं, आवास हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी उनके साथ भेदभाव भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गेटो होते हैं, गेटो किसे कहते हैं? गेटो क्या है? जो यहूदी बस्तियां होती है, और ये इस प्रकार के क्षेत्र है वो यहीं से शुरू हुए थे, यहूदियों के लिए ही शुरू हुए थे। यहूदी लोग हैं वो यूरोप में चले गए थे और वहां पर जर्मनी में चले गए थे, वहां पर उनके साथ भेदभावपूर्ण कानून या प्रथाएं लागू की गई और उनको वहां दंडित किया गया, उनको गैस चैम्बर में जलाया गया और फिर वो वापस इजराइल में आए और फिर वो संगठित हो गए। जो वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है
वो कहीं ना कहीं नरजातीय चीजों से जुड़ा हुआ है। और जो मुख्य रूप से यहूदी है, पूरी दुनिया में प्रताड़ित किए गए, वो वापस अपने मूल क्षेत्र में आए और अब वो किसी भी कीमत पे अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते। वो पूरी विश्व बिरादरी से भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने मुख्य रूप से बात की 2 टॉपिक्स पे, और दोनों टॉपिक्स है वो समुदाय से जुड़े हुए हैं। समुदाय आजकल बड़ा हो गया है, समुदाय का कोई अंत नहीं है। एक देश भी एक समुदाय हो सकता है, इसलिए पड़ोस की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सोशल मीडिया का युग आया है, तीव्र संचार के साधन चले हैं, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है, पड़ोस धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हाँ, ऐसे पड़ोस जो एक ही जाति के होते हैं, जिन्हें हम नरजातीय परिक्षेत्र कहते हैं, वो आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।